नमस्कार। विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को हम निरंतर अलग आज़ादी की नाटक जो उनके दूसरे पेपर की पहली यूनिट है वो हम पढ़ा रहे हैं और हम एक एक शब्द पढ़ रहे हैं नाटक का। और पिछली कक्षा में हमने नाटक को शुरू किया था, आज उससे आगे बात करेंगे। नाटक में अब आगे संवाद आता है। कौन है आप? यहाँ कैसे घुस आए? चलिए चलिए बाहर निकलिए, ये निर्देशक कहता है। निर्देशक इशारा कर, अरे मैं पूछता हूँ इन्हें अंदर आने किसने दिया? या नाटक हो रहा है या मजाक? एक्सक्यूज मी सर, आप लोग हमको नहीं पहचानता? विदेशी बोलता है। वी आर मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया में बिजनेस करने आए हैं, अच्छा स्कोप है इधर। दूसरा विदेशी क्या बोलता है? लखनऊ का रेवड़ी, आगरा का पेठा, बनारस का बर्फी, बीकानेर का भुजिया पापड़ साहब बनाएगा। विदूषक यानी जो कॉमेडी करने वाला पात्र होता है, संस्कृत साहित्य में भी ये था, जो वो क्या कहता है, अरे जो हंसने के लिए होता है, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई लोग, संडीला के लड्डू, अजगैन का समोसा, मथुरा की खुरचन, कांजीवरम की साड़ियाँ, लुधियाना का डुप्लीकेट। अरे डायरेक्टर साहब भगाइए सालों को, वरना बिजनेस करते करते मुल्क ही हड़प जाएंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया था और आपके हाथों में थमा देंगे ये कटोरा। और वो कटोरा जल्दी से विदूषक को पकड़ा देते हैं। निर्देशक हटाओ हटाओ इन्हें, जल्दी भगाओ इन्हें, अब फुट लो भाई लोगों, जल्दी से, यहाँ नाटक हो रहा है, थिएटर। विदूषक बोलता है। विदेशी डोंट वरी, हम उसमें भी बिजनेस का स्कोप ढूंढ लेंगे। बड़ा व्यंग्य करता है लेखक यहाँ पे कि नाटक अगर हो रहा है तो उसमें भी जो है वो उसका स्कोप ढूंढ लेंगे बिजनेस का। यानी व्यापारी जो होता है, बिजनेस करने वाला जो होता है, वो कहीं पे भी बिजनेस का स्कोप ढूंढ लेता है। वो रद्दी कबाड़ी को भी जो है वो बेच देगा, उसके अंदर इतना कौशल होता है, तो नाटक तो क्या चीज़ है। विदूषक चमड़ी गोरी ही नहीं मोटी भी है, अबे फुट भूतनी के। अब देखो ये संवाद है, वो उसके उस लेवल के होते हैं, वो नाटक में जैसे होते हैं, फिल्मों में जैसे होते हैं। लेखिक अरे अब शुरू करो गायक जी महाराज, पूर्व रंग हो गया, सुंदर भाई जरा लगाओ तो सुर भाई। डायरेक्टर साहब हम लोग जरा दूसरे सीन्स के बारे में डिस्कस कर लें। निर्देशक हाँ हाँ, लेकिन बीच में कोई गड़बड़ है। और वो क्या कहती है कि अब जो है नाटक शुरू करो आप। ये एक तरह की प्रयोगात्मक विधियाँ होती है जो भारत में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से नाटक शुरुआत करते हैं। आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, अलग अलग तरह से फिल्म शुरू होती है और कभी 100 साल पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है, कभी किस तरह का दृश्य आता है। तो वो सब एक फिल्म शुरू से ही ऐसा हो करे कि आदमी बंध जाए उस लिए। फिर गाना है, आपको पता होगा हिंदी जो रंगमंच पे नाटक होते हैं उनके बीच में गीत संगीत का भी काफ़ी प्रयोग होता है। और कई बार तो ऐसे नाटक भी हुए हैं जो पूरे ही गीत संगीत वाले थे। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था, सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। क्या लिखा है रचनाकार ने, देखिए। सोने की चिड़िया है ये भारत, किस्सा ये मशहूर था, सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। गरम मसाला रेशम कपड़ा यहाँ का खूब मशहूर था, सोना चांदी हीरे पन्नों से भैया भरपूर था, सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। यानी सोने की चिड़िया थी ये भारत, ये किसी ज़माने में बड़ा किस्सा मशहूर था। और यहाँ के मसाले कपड़े रेशम क्या नहीं, मतलब जो था, दूर दूर तक फैली शोहरत जैसे गर्म तंदूर था, 7 समुंदर पार मगर भारत का खट्टा अंगूर था, सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। और ये गाने के साथ वो वापस वहाँ से हट जाते हैं। और दृश्य 2 यानी अब दूसरा दृश्य जो है आता है। यानी अगर आप स्टेज की कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअली नाटक एक ऐसी विधा होती है जिसको ऐसे पढ़ के समझाना, ऐसे जो होता है उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। और बनिस्पत आपको अगर कहीं स्टेज पे जो हो रहा हो नाटक, वहाँ बैठ के समझाएं तो आप इतना अद्भुत तरीके से ग्रहण करेंगे। तो अंधेरा हो जाता है धीरे धीरे स्टेज पर। और अब दूसरा दृश्य, यानी अब दृश्य चेंज, पहला दृश्य आ गया, अब दूसरा दृश्य। लेखिका, प्राचीन काल से ही भारत अपने ज्ञान अध्यात्म धन वैभव विधा कला कौशल में अद्वितीय रहा है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक न केवल यूरोप बल्कि संसार के सभी मंडियों और बाजारों में भारत का ही माल आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। ये संपन्नता ही विदेशी हमलावरों को या बार बार प्रेरित करती रही, लेकिन अधिकतर हमलावर या तो लूटपाट करके वापस लौट गए या यहीं की संस्कृति में रच बस गए। यूरोपियंस का चरित्र कुछ दूसरे किस्म का था। अच्छा ये देखो, अब इतना बड़ा कोटेशन ये आता है ना, ये व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे ही उदाहरण जो होते हैं, छोटे छोटे संवाद व्याख्या में नहीं आएंगे, क्योंकि व्याख्या में एक पैराग्राफ आता है 5 6 4 पंक्तियों का। तो इतना बड़ा संवाद यहाँ आ रहा है, तो ये व्याख्या के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अंश है जो लेखिका कह रही है। वे यहाँ व्यापारी बनकर आए, फिर राजसत्ता हथियाने के षड्यंत्र में लगे,
भारत और यूरोप के बीच सारा व्यापार अरब और ईरान के सौदागरों के जरिए होता था। इतिहास की बात बता रही है। ये सौदागर भारत के पश्चिम तट से अपने जहाज़ों पर माल लादते और अरब ईरान की खाड़ियों से होकर उसे अपने देश तक ले जाते। वहाँ से अधिकतर स्थल मार्गों के जरिए ऊँटों और गाड़ियों पर लाद कर यूरोप और अफ्रीका के तमाम देशों में पहुँचाते। इटली के वेनिस जेनेवा बंदरगाह उन दिनों यूरोप में व्यापार की सबसे बड़ी मंडियाँ थी। वहीं से भारत, ईरान आदि एशियाई देशों का माल यूरोप के अन्य देशों में पहुंचता, लेकिन तब तक काफ़ी महंगा हो चुका होता है। ऑब्वियस बात है, जब यहाँ से माल इतना दूर जाएगा, इतनी मंडियों में से होता हुआ, तो बीच में कितने बिचौलिए आएंगे जो अपनी तरह से अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाते हैं और फिर आगे जाकर वो महंगा हो जाता है। और भारत का व्यापार का तो हजारों सालों का इतिहास रहा है और मतलब बहुत दूर दूर तक हमारे व्यापारी जाते थे और वो करते थे। समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत आने जाने का मार्ग उस समय किसी को मालूम न था। ईसा की 15वीं शताब्दी से यूरोपियनों ने भारत का जल मार्ग खोजने का प्रयास शुरू किए। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लिस्तान और फ्रांस, इस होड़ में ये 5 देश शामिल हुए और लगभग 100 साल तक भटकते रहे। अनेक जहाज बर्बाद हुए, बहुत सी जानें गई और काफ़ी धन नष्ट हुआ। इटली का कोलंबस पहला नाविक था जिसने भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया, परंतु वो भारत पहुंचने की बजाय अमेरिका पहुंच गया, जिसे वो मरते दम तक भारत ही समझता रहा। ये इतिहास हम सब ने बचपन से पढ़ा है और इस नाटक को पढ़ते हुए हमें अपनी छोटी कक्षाएं याद आ जाती है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो पहला व्यक्ति जिसका नाम मैंने भी सुना, मैंने बोला ये क्या नाम होता है, कोलंबस। छुटपन में बड़ा जो है वो ये नाम बड़ा आकर्षित करता था, कोलंबस, वास्को डिगामा, मतलब इतना लंबा नाम लगता था और ऐसा नाम अपने यहाँ कहीं होता नहीं है। तो मुझे तो बचपन में ये 2 नाम बड़े ही अलग लगते थे कि यार ये लोग कौन थे, कैसे थे और क्या इनका जुनून और क्या इनकी वो हो रही होगी। अगर हम इनसे कुछ सीखना चाहें तो सोचिए कि जब किसी को नहीं पता है कि समुद्र में आगे रास्ता कहाँ क्या जाना, उस समय बिना कोई इतनी भारी तकनीक के निकल जाना एक देश को ढूंढने, वास्तव में जज्बा तो कहना पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये सब बातें हमने सुनी रखी है, उसी को एक बार वापस जो है थोड़ा सा रिवाइव कर रहा है रचनाकार। पुर्तगाल का वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था जब कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 22 मई सन 1498 को भारत के मालाबार तट पर कालीकट के पास पहुंचा। कैप ऑफ गुड होप आपको पता ही है, अफ्रीका में जो लास्ट सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ज्योग्राफी के जो छात्र हैं वो जानते होंगे। वहीं से फिर वापस इंडिया का जो है रास्ता जो निकल जाता है और वहीं आके कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा और उसके ईसाई साथियों का न केवल स्वागत किया बल्कि उनके राज्य में रहने और व्यापार करने की भी इजाज़त दी। ये जो है ऐतिहासिक तथ्य है, ये सब हम आप परिचित हैं। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट में व्यापारी कोठी बनाई। 3 साल बाद उसे किले में बदल दिया और सन 1506 में गोवा नगर पर कब्जा कर लिया। और पुर्तगालियों ने पहले व्यापारी कोठी बनाई, फिर किला बनाया और फिर उसको गोवा शहर को कब्जे में कर लिया। और आपको फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पता होगा, तो आज़ादी के बाद भी गोवा पर उनका अधिकार रहा था। फिर वहाँ पर फौज भेजकर गोवा को हमने स्वतंत्र कराया था, वो सब चीज़ें आप जानते हैं। उन्होंने राजमहल में आग लगा दी तथा नगर को जमकर लूटा। केवल 12 साल पहले इन प्रदेशों पर एहसान करने का ये फल मिला उदार हिंदू राजा जमोरिन को। और देखिए क्या हुआ कि जमोरिन राजा ने एक व्यापारी को अपने यहाँ रहने, खाने और व्यापार करने की अनुमति दी और वो व्यापारी जो है वो कैसा हो गया। इसीलिए तुलसीदास की एक पंक्ति है, भय बिनु होई न प्रीति। शासन में शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी वो जो है राज हो पाता है। अगर आप कहीं लिबरल हुए, थोड़े से आप सॉफ्ट हुए, तो जो है विदेशी ताकतें 2 मिनट में आपके जो है यूरोप से आए डच लोगों ने भी यही किया, अंग्रेजों ने भी। पहले व्यापार की अनुमति, फिर कोठी, कोठी से किला, फौज और कब्जा। फ्रांसीसियों का भी यही उद्देश्य था, लेकिन अंग्रेज सबके उत्साह निकले। अच्छा, एक और ये चीज़ है, हम प्राय हिंदुस्तानी क्या समझते हैं कि जो भी विदेशी है उसको हम अंग्रेजी कहते हैं। मतलब हम जब छोटे थे और जोधपुर में रहते थे तो हमारे घर से किला बेहद पास है, आप पैदल जा सकते हैं। तो वहाँ जो भी घूमने आता था उन सबको हम अंग्रेजी कहते थे और वो बच्चे उनके पीछे जाते थे कि कोई चॉकलेट दे देगा या कोई क्या दे देगा, कोई सिक्के दे देगा, कोई टॉय दे देता था या कोई माउथ ऑर्गन दे देता था। तो वो सब यही कहते थे राजस्थानी में कि अंग्रेजी आयो, अंग्रेजी आया। मतलब अब वो बेचारा फ्रांसीसी है, चाहे डच है, चाहे पुर्तगाली है, हम सब के लिए वो सब अंग्रेज होते थे। तो ये एक फ़र्क है। अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड का आदमी होता है, इंग्लैंड में रहने वाला, वहाँ का बाशिंदा होता है,
और वो सब सेपरेट है, उनमें उतनी ही फ़र्क है, उतना ही डिफरेंस है जितना हमारे यहाँ भारत और ईरान में और जो है अफ़गानिस्तान में है, उतना ही डिफरेंस उन लोगों में वहाँ है। लेकिन हमारे लिए सब अंग्रेज़ी रहे, और आज भी पुराने जो गांव के लोग हैं या शहर के भी बहुत सारे लोग हैं, वो किसी भी विदेशी को उधर के कंट्री से, अफ्रीकन और उनके फीचर्स अलग है, अगर वो वहाँ से आता हुआ देखते हैं तो उनको जो है वो अंग्रेजी कहते हैं। जैसे कि अगर इधर के आपके कोरियंस और ये आएंगे जापान वाले, और तो हम उन सबको चीनी ही कहते हैं, मतलब ये एक हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। आगे क्या कहते हैं, 16वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों के हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व बढ़ा और उसकी शान यूरोप में बढ़ती जा रही थी। इंग्लिस्तान के रहने वालों का उससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। इंग्लिस्तान में उस समय ब्रिस्टल बंदरगाह तिजारत में सबसे आगे था। अब पुर्तगालियों का जब वैभव बढ़ने लगा तो पड़ोसी को सबसे पहले पता चलता है कि अच्छा इनके यहाँ गाड़ी कार बंगला आया, क्या चक्कर है भाई, पता करो। तो अच्छा हिंदुस्तान के साथ इनकी ये बातचीत हुई है, ये सब हुआ है, तब से इनके पैसे होने लगे हैं। ओके। इंग्लिस्तान में उस समय ब्रिस्टल बंदरगाह, उन्हीं दिनों यूरोपीय कौम के लोग एक दूसरे से माल से लदे जहाज़ों को लूट लेना जायज़ व्यापार समझते थे। ब्रिस्टल के नाविक अनेक पुस्तों से बड़े समुद्री डाकू गिने जाते थे। इस लूटपाट के जरिए ही अंग्रेज़ों को भारत के समय जलमार्ग का पता चला था। क्षणिक विराम के साथ उचित सम्मोहित करने वाली आवाज़ में सन 1578 इंग्लिस्तान ब्रिस्टल बंदरगाह का एक शराब खाना। अब ये दूसरा दृश्य यहाँ समाप्त होता है। ये सेकंड सीन है नाटक का, जिसमें अकेली लेखिका, देखिए इतना लंबा डायलॉग याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई इस नाटक को करता है तो ये पूरे सेकंड दृश्य में स्टेज पर कोई नहीं है, अकेली लेखिका है जो इतना बड़ा संवाद अकेले बोलती है। तो कई लोग जो ये सोचते हैं कि अभिनय करना या ये फिल्म नाटक में एक्टिंग करना बहुत आसान होता है या क्या है, ये हंसी उड़ाते हैं, उन लोगों को कभी बताना आप कि बहुत परिश्रम और मुश्किल का काम होता है ये, और बहुत तपस्या मांगता है ये बोलना, एक एक डायलॉग को याद करना और उसको हज़ारों लोगों के सामने खड़े होकर बोलना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। हाँ, ये हमारा स्वभाव ज़रूर है कि कुछ नहीं होता तो बैठे बैठे आलोचना तो हम कर ही सकते हैं किसी चीज़ की। कोई पढ़ाई भी कर रहा होगा तो हम ये तो कह ही सकते हैं, हाँ क्या है देख लिया, क्या प्रतिशत है, भले खुद मत पढ़ो। लेकिन ये जो हमारे प्रवृत्ति होती है क्रिटिसिज्म की, ये तो हमारी सोसाइटी में रहता ही है। तो ये जो सेकंड दृश्य है वो अकेली जो है नायिका लेखिका का जो है वो संवाद है, और उसमें इसने अपने को एक ऐतिहासिक तथ्यों से जो है वह उसने हमको रूबरू कराया कि भाई इंग्लैंड से अंग्रेज़ों के आने से पूर्व किन चीज़ों के कारण और कैसे कैसे ये चीज़ हुई, कहाँ से पहला आदमी, पहली सत्ता स्थापित हुई, और कैसे जो है उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए किस चीज़ ने आकर्षित किया। अगली कक्षा में हम दृश्य तीसरा पढ़ेंगे, जिसमें आगे जो है नाटक में क्या बात होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।